औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज इमल्शन का टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले हम अपनी इमल्शन के अलावा जो डिस्पर्स फेजेस थे उसमें से हम सस्पेंशन वगैरह डिस्पर्शन की जो डेफिनेशन वगैरह है वो हम देख चुके हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं कि इमल्शंस क्या होते हैं, इनको हम कहाँ कहाँ अपने फार्मास्यूटिकल फील्ड में यूज़ कर रहे होते हैं, इसका फिनोमेना क्या होता है, इसके पीछे जो टेक्निक्स वगैरह हम यूज़ कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं। बेसिकली फार्मा में जो है ना डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स हम अडॉप्ट करते हैं ताकि हम एक यूज़फुल प्रिपरेशन बना सकें जो कि पहले से आने वाले कुछ इश्यूज़ जो हैं उनको ओवरकम कर सकें। ये बेसिक पर्पज़ होता है हमारी इनोवेशंस का, ठीक है। अदरवाइज़ हमारे पास अगर टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम एक नई फॉर्म बना रहे हैं। हमें फॉर से हमारे पास सिरप है, हम क्यों सस्पेंशन की तरफ जा रहे हैं या क्यों इमल्शन की तरफ जा रहे हैं। एक हमारे पास टॉपिकल अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम उसमें क्यों एडवांसमेंट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एज़ पर रिक्वायरमेंट हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन एक डोजेज फॉर्म उसको पूरा नहीं कर रही होती। और उस कमी को पूरा करने के लिए हम ऐसी टेक्निक्स लेके आते हैं जो उस कमी को पूरा कर सके या हम एक अल्टरनेटिव के तौर पे उसको यूज़ कर सकें। अच्छा, इमल्शंस क्या होती हैं? बेसिकली जैसे आपने पढ़ा, मैंने आपको समझाया सारा, हमने देखा कि इमल्शंस के अंदर जो है वो दो फेजेस होती हैं। सबसे पहले तो आपका फेजेस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना ज़रूरी है कि मोनोफेजिक क्या होता है और बाईफेजिक क्या होता है। हमने सिरप्स पढ़े थे, उसमें क्या था, हम जो शुगर थी उसको हम डिज़ोल्व कर रहे थे वाटर के अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब हमने उसको डिज़ोल्व किया तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आई उसमें हम शुगर के मॉलिक्यूल सेपरेटली नहीं देख सकते। हमें नहीं पता कि शुगर के मॉलिक्यूल्स कहाँ हैं। हम माइक्रोस्कोप के अंडर भी देखें तो हमें वो इस तरीके से नज़र नहीं आते। हमें कोई बहुत फाइन किस्म के माइक्रोस्कोप वगैरह, मतलब ऑब्वियसली वो उनकी मॉलिक्यूलर नेचर वगैरह तो हमें नज़र आती है, लेकिन ये है कि एक आँख से जब हम देखते हैं ना तो हमें वो चीज़ क्लियरली नज़र नहीं आती। या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनकी एक दूसरे के लिए हाइड्रोफिलिसिटी या लिपोफिलिसिटी जो है वो सेम है। वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके आपस में बॉन्डिंग करते हैं, उसे हम कहते हैं मोनोफेजिक। कि दो अगर हमने प्रोडक्ट्स ली हैं उसको हमने कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद वो एक बन गए, ठीक है। ये हो गया मोनोफेजिक। बाईफेजिक क्या है? बाईफेजिक डिफरेंट पोलैरिटी के जो मॉलिक्यूल्स हैं या लिक्विड्स हैं, सॉलिड्स हैं, उनको जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि हम कहते हैं कि बाईफेजिक है। मिसाल के तौर पे आपने लिया एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल हम ले लेते हैं पाउडर की। टैल्कम पाउडर ले लिया, उसके अंदर आपने डाल दिए चीनी, पिसी हुई नहीं, आपने चीनी ली जो क्रिस्टल फॉर्म में आती है, ठीक है। आप उसमें बता सकते हैं कि जी यहाँ पर चीनी का क्रिस्टल है, ये सारा जो है ये पाउडर है, ये चीनी का क्रिस्टल है, ये पाउडर है, ठीक है। इसी तरीके से ये चीनी का क्रिस्टल है और यहाँ पे पाउडर। ये चीज़ क्या है, आप अपनी आँख से जब देख रहे हैं या आप उसको माइक्रोस्कोप में सिंपल उसमें देख रहे हैं, इन्होंने आपस में जो है ना, पाउडर और चीनी ने आपस में इंटरमालिक्यूलर जो फोर्सेस हैं वो प्रोड्यूस नहीं की हैं, वो उनके दरमियान जनरेट नहीं हुई हैं, ठीक है। एक फ़ेज़ हो गई जिसमें हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, एक फ़ेज़ हो गई जिसमें हमारे पास पाउडर के मॉलिक्यूल हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये बाईफेजिक के टर्म में आ जाता है। मोनोफेजिक क्या है? जिसमें हम सेपरेट नहीं कर सकते, हमारे पास एक ही फेज़ अवेलेबल होती है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये फिनोमेना इसमें समझना बहुत ज़रूरी है। सेकंड आ जाता है इंटरफेशियल टेंशन का फिनोमेना। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी पानी के अंदर, फॉर से कोई लिक्विड है, एग्जांपल ले लेते हैं हम पानी की, पानी में आपने डाल दिया ऑयल, वो क्या होगा, वो उसको आप मिक्स करेंगे, आप उसे सारी ज़िंदगी पे मिक्स करते रहें, वो वापस सेपरेट आउट हो जाएगा। थोड़े टाइम तक उसे रखेंगे, रखने के बाद वो ऊपर लेयर बना लेगा, या अगर वो हैवी पार्टिकल्स होंगे तो वो नीचे बैठ जाएंगे, वो मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें हमें हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, दूसरा जो है वो लिपोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक ऐसे जो वाटर लविंग होते हैं और लिपोफिलिक ऐसे जो वाटर से रेजिस्टेंट होते हैं, वाटर से दूर जाते हैं। हमारे पास एग्जांपल इसकी है, ऑयल्स की है। कोई भी ऑयल आप ले लें और उसको पानी में डिज़ोल्व करें, वो डिज़ोल्व नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो लिपोफिलिक है और हाइड्रोफोबिक है। फोबिक का जहाँ पे वर्ड आता है ना, फोबिक का मतलब होता है दूर जाने वाला, या फिर उससे बेसिकली फोबिया होता है दूर भागना, डरना किसी चीज़ से। तो जहाँ पर हम फोबिक का वर्ड यूज़ करेंगे, हाइड्रोफोबिक है मतलब ये कि पानी से उसका इंटरेक्शन नहीं होता, पानी से वो दूर दूर जाता है। इसी तरीके से अगर लिपोफिलिक है, लिपोफोबिक है, तो मतलब ये कि वो फैट्स जो कंटेंट्स हैं या ऑयली कंटेंट्स हैं उसके साथ वो मिक्सअप नहीं हो सकता, ठीक है। ये नेचर होती है, हमारे जो मैटर्स वगैरह होते हैं, लिक्विड्स वगैरह होते हैं, इनकी नेचर होती है, ठीक। अच्छा, अब आ गया इंटरफेशियल टेंशन। पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने कहा कि उसके अंदर अगर आप ऑयल डालते हैं तो क्या होगा, वो सेपरेट आउट हो जाएगा। हमारी प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें हमें ऑयल भी डालना है, हमने पानी भी डालना है, मसला आ गया। अब उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? आपके जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के इर्द गिर्द फोर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है। इस साइड से ये एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से इसके ऊपर वाले जो हैं वो भी फोर्स लगा रहे होते हैं, एक दूसरे को फोर्स दे के, ठीक है, एक उसमें रख रहे होते हैं, कम्पैक्ट फॉर्म में रख रहे होते हैं, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, हमने ये वाली जो दरमियान वाली जगह है ना, यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस करवाना है ऑयल का मालिक्यूल। ये क्या होता है कि इनकी आपस की फ़ोर्स इतनी ज़्यादा है कि ये ऑयल के मालिक्यूल को निकाल बाहर करते हैं, कहते हैं जी निकलो यहाँ से। हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि हम ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं जो कि आपका जो ग्लोब्यूल है पानी का या ऑयल का, उसके इर्द गिर्द एक लेयर बना देता है। फॉर एग्जांपल यहीं से एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस करवाया ऑयल का मॉलिक्यूल। जब हमने ऑयल का मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस करवाया तो पानी के मॉलिक्यूल ने मैंने क्या कहा था, उन्होंने कहा जी निकलो यहाँ से। लेकिन जब पानी के मॉलिक्यूल यहाँ निकालने के लिए आए तो इसके इर्द गिर्द ना एक लेयर बनी हुई थी, उस लेयर ने पानी के मॉलिक्यूल को इस ऑयल तक आने ही नहीं दिया। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि यहाँ पर जो फोर्सेस थी जो इस ऑयल के मॉलिक्यूल को निकालना चाह रही थी वो नहीं आ सकेंगी। ठीक है, अब इसकी ज़रा क्लियर किस्म की पिक्चर बनाते हैं। होता क्या है कि ये आपका मॉलिक्यूल है फोर्स है ऑयल का, यहाँ पे वाटर का भी हो सकता है, वो मैं बाद में समझाती हूँ। ठीक है, आप यूज़ करते हैं सस्पेंडिंग एजेंट या इमल्सिफाइंग एजेंट। बेसिकली हम इमल्शन पढ़ रहे हैं तो हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स की बात करते हैं। हम ऐसे एजेंट्स यूज़ करते हैं जो हमारे ऑयल की जो इंटरफेशियल टेंशन है उसको कम करता है। ये इस तरह इस फॉर्म में है। ठीक है, इस टेंशन को कम करके इसको इस फॉर्म में लेके आएगा, उसको बेंड कर देगा। अब बेंड तो कर दिया, लेकिन क्या होगा कि इसके अंदर नेचुरल कैपेबिलिटी है कि ये दोबारा से ओपन हो सके। उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट डाल देंगे। इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो होते हैं उनकी डुअल नेचर होती है। वो क्या करते हैं, वो एक ऐसी लेयर बनाते हैं, उनके ना डबल हेड्स होते हैं। मैं आपको बना दूं पहले, ये आपका फोर्स है इमल्सिफाइंग एजेंट है। ये नेचुरली इस तरह के केमिकल्स होते हैं कि इनके अंदर हाइड्रोफोबिक और ये हाइड्रोफोबिक हेड है, ठीक है, और ये आगे हाइड्रोफिलिक टेल। होता क्या है कि जब हम ये केमिकल्स या ये एजेंट्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो इनकी जो हाइड्रोफोबिक हेड है, हाइड्रोफोबिक है तो मतलब ये कि पानी से दूर जाएंगे। पानी से दूर जाएंगे तो किसकी तरफ आएंगे, ऑयल की तरफ आएंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर अपना जो है ना एक सर्कल बना लेते हैं, इस फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक, इन्होंने एक सर्कल बना लिया। अब यहाँ पर इनकी टेल ऑटोमेटिकली ऐसे आ जाएगी। ठीक है, ये नेचुरली क्या करते हैं, इस तरीके से एक ग्लोब्यूल बनाते हैं। ग्लोब्यूल के इर्द गिर्द अपने जो हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं, जो हेड्स है, उसको उसके साथ अटैच कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये वाटर लविंग है, पानी इसके साथ जो है वो यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ये इतना कम्पैक्ट होता है स्ट्रक्चर कि पानी यहाँ से क्रॉस करके जाके इसको अपने से आउट नहीं कर पाता। ठीक है, और ये इंटरफेशियल टेंशन की रिडक्शन करके ग्लोब्यूल की फॉर्म में इसको ले आते हैं। हमने बेसिकली क्या करना है, इंटरफेशियल टेंशन उसको सीधा रख दिया, हमने इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करना है। इंटरफेशियल टेंशन को हमने रिड्यूस करना है। जब हम रिड्यूस करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म आएगी जिसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट रहेंगे और जो ऑयल के मॉलिक्यूल हैं वो सेपरेट रहेंगे। वो ग्लोब्यूल की फॉर्म, ये जो एक बनेगा इसको हम ग्लोब्यूल कहेंगे। और ये ग्लोब्यूल का वर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इमल्शन की डेफिनेशन को याद रखने के लिए। अगर आपने यहाँ ग्लोब्यूल की जगह पार्टिकल कह दिया तो आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो हमारी लिक्विड फेज़ होती है उसके लिए हम ग्लोब्यूल का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, और जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए हम किसका वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, पार्टिकल का वर्ड। मैंने अभी बोला भी है, पार्टिकल का वर्ड यूज़ करते हैं। सॉलिड के लिए हम क्या करते हैं, पार्टिकल। और ये पता नहीं आपको नज़र आ रहा है या नहीं, आ रहा है। सॉलिड के लिए पार्टिकल का वर्ड यूज़ करते हैं और लिक्विड के लिए ग्लोब्यूल का वर्ड। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। अगर आपने लिक्विड में ग्लोब्यूल की जगह पार्टिकल का वर्ड यूज़ कर दिया तो आपकी डेफिनेशन टोटली गलत हो जाएगी। वो कर देगा, कैंसिल कर देगा उसे। ठीक है, अच्छा, अब ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो बता दिए। अब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इमल्शन, पहले हमने बताया कि हम डिस्पर्शंस की टाइप पढ़ रहे हैं, तो वो तो डेफिनेट है कि इमल्शन जो है वो डिस्पर्शंस, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्पर्शन जिसमें डिस्पर्स फेज क्या होती है, ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में एक दूसरे लिक्विड के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। वो जो दूसरा लिक्विड होता है उसे हम क्या कह रहे होते हैं, व्हीकल कह रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे पहले बताया कि दो इमिसिबल मतलब जो आपस में दोनों हल ना हो सकते हों, सेपरेट आउट हो जाते हों, तो दो इमिसिबल लिक्विड्स की ये होती ही इमिसिबल के लिए है। ये वर्ड कंपलसरी है, जो वर्ड्स मैं बता रही हूँ ये लिखने कंपलसरी होते हैं। अगर आप ये यूज़ नहीं करते अपनी इमल्शन की डेफिनेशन में तो आपकी डेफिनेशन क्रॉस हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है कि हम उसको मिसिबल कैसे बना रहे हैं, ये मैंने आपको बताया। ये क्या थे, इमल्सिफाइंग एजेंट्स थे। इमल्सिफाइंग एजेंट्स के थ्रू हम उसको मिसिबल बना रहे होते हैं। अच्छा, आगे दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हम उसमें यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे हमने सस्पेंशन में भी बताया था। इसी तरह इमल्शन में इंटरनल फेज़ और एक्सटर्नल फेज़ की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो यूज़ हो रही होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने बताया था कि ये ऑयल है, यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल भी हो सकता है। वाटर का मॉलिक्यूल आएगा ना अगर, ठीक है, तो मैं बना दूँ, एक मिनट फिर आपको बताती हूँ।
अगर वाटर का मालिक्यूल आएगा तो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक टेल जो है वो अंदर की तरफ चली जाएगी और हाइड्रोफोबिक हेड जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, इमल्शन जो है वो ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल होती है, ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ होगी थोड़ी और एक चीज़ होगी ज़्यादा। ठीक है, 4 से 10 ml वाटर है और 1 ml उसके अंदर जो है वो ऑयल है, तो हम इसे कहेंगे ऑयल इन वाटर। मैं आगे समझाती हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में होगी उसे हम कहेंगे कि ये एक्सटर्नल फेस है या कंटिन्यूस फेस है, और जो हमारे पास कम क्वांटिटी में होगी उसे हम कहेंगे कि ये इंटरनल फेस है, वो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये वाली है, ये हमारे पास जो ग्लोब्यूल बनेंगे ना, जो कम अमाउंट में होगी उसे हम कहेंगे इंटरनल फेस, और जिसके अंदर हम उसे डिजोल्व कर रहे होंगे जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगी उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल फेस। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं टाइप्स पे कि ऑयल इन वाटर होती हैं या वाटर इन ऑयल होती हैं। इसमें ये होता है कि हमने क्या चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी है, क्या चीज़ कम क्वांटिटी में लेनी है। फॉर एग्जांपल, हमने ले लिया वाटर, हमारे पास था 100 ml और उसमें हमने 10 ml डाल दिया वाटर 100 ml, और ऑयल जो था, ऑयल फेज़ जो थी वो भी थी 10 ml। क्या मैं कहा था मैंने, जो एक्सटर्नल फेज़ है वो होगी जो ज़्यादा अमाउंट में है, हमारे पास वाटर ज़्यादा अमाउंट में है, इसे हम कहेंगे एक्सटर्नल फेज़। ठीक है, और ये हमारे पास कम अमाउंट में, हम इसे कहेंगे इंटरनल फेज़। अच्छा, अब अगर हम इसके हिसाब से देखें और इस पिक्चर को देखें तो हमारे पास यहाँ पर इंटरनल फेज़ क्या है, ये है ना इंटरनल फेज़ जो कम अमाउंट में है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरनल फेज़ क्या है, ऑयल है। क्यों, क्योंकि वो कम अमाउंट में है। ठीक है, तो इसके हमने जो ऊपर क्वांटिटीज़ लिखी हैं उसके हिसाब से ये हमारी आ गई इंटरनल फेज़ जो कि क्या है, ऑयल है, और ये हमारी आ गई एक्सटर्नल फेज़ जो क्या है, वाटर है। ठीक है, अच्छा अब इसके हिसाब से जब हम ये चीज़ देखते हैं ना, तो आप हमेशा ऐसे लिखते हैं कि इंटरनल फेज़ बाय एक्सटर्नल फेज़। ठीक है, अच्छा ये हमारा एक्सप्रेशन होता है इमल्शन के लिए, ये हम हर जगह यूज़ कर रहे होते हैं। एक्सटर्नल फेज़ आपकी क्या थी, वाटर थी, 100 ml ज़्यादा था ना, तो आपकी एक्सटर्नल फेज़ क्या है, वाटर है, और इंटरनल फेज़ क्या है, ऑयल है। तो आपकी जो इमल्शन बनेगी वो ऑयल इन वाटर इमल्शन बनेगी। मतलब ये कि हमने 100 ml ऑफ वाटर में 10 ml ऑफ ऑयल जो है वो डाल के इमल्शन बनाई है। ठीक है, ऑयल इन वाटर इमल्शन बनेगी। और अगर इसको हम इन्वर्स कर देते हैं, ये आपका 100 ml जो है वो ऑयल कर दें और 10 ml जो है वो वाटर कर दें, तो आपकी इमल्शन क्या बन जाएगी, वाटर इन ऑयल। ठीक है, अच्छा यही चीज़ यहाँ पर डिस्क्राइब की हुई है, ऑयल इज़ डिस्पर्स्ड इन वाटर, कि हमने जो ऑयल के मॉलिक्यूल थे उनको, ग्लोब्यूल थे, उनको हमने डिस्पर्स किया हुआ है। और अगर हमारी वाटर इन ऑयल होगी तो क्या होगा, ऑयल कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा और जो वाटर कंटेंट है वो कम हो जाएगा। आपको सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ, कभी आपने घर में देखा होगा कि नॉर्मल जो रूटीन है उसमें क्रीम्स यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ क्रीम्स ऐसी होती हैं जो फेस पे या हाथ पे लगाती फ़ौरन एब्जॉर्ब हो जाती हैं और स्किन के ऊपर जो है वो एक ऑयली टेक्सचर नहीं छोड़ती। ठीक है, दूसरे हाथ पर कुछ ऐसी क्रीम्स होती हैं जो हम लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली जो है वो हमें फ़ील होता है, उसका टेक्सचर जो है वो, और थोड़ी देर तक हाथों के ऊपर ऑयल रहता भी है। ठीक है, अब उन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो हमने पहले लगाई उसमें क्या हुआ कि वो जल्दी एब्जॉर्ब हो गई, हमें नज़र नहीं आई, ड्राई हो गई स्किन, तो हमने उसे क्या कहा कि इसके अंदर ऑयल कम है। मतलब ये आपकी जो क्रीम्स होती है ना, ये इमल्शन होती हैं सारी, जितनी भी आप घरों में यूज़ करें, जितनी तो नहीं लेकिन मेजॉरिटी में से जो है वो इमल्शन होती है। आप उसके ऊपर देखें तो शायद कुछ पे मेंशन भी किया हुआ होता है। जो वैनिशिंग क्रीम्स होती हैं, जो फेयरनेस क्रीम्स होती हैं मोस्टली, जो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जो स्किन को ड्राई कर, मतलब वो कर देती हैं, लगाने के बाद ऑयल फील नहीं होता, वो क्या होती हैं, वो वैनिशिंग क्रीम्स होती हैं। उनके अंदर हमारे पास इमल्शन कौन सी होती है, ऑयल इन वाटर। उनके अंदर ऑयल होता है, लेकिन जो ऑयल का, उसका मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर ऑयल कंटेंट होता है। ठीक है, तो ऑयल की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होती है, इतनी कम होती है कि हमारे जो स्किन के सेल्स होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक, लेकिन जो कोल्ड क्रीम्स होती हैं, जो अक्सर सर्दियों में यूज़ हो रही होती हैं, वो क्या होती हैं, उनके अंदर ऑयल का कंटेंट, हमारी स्किन ड्राई होती है ना सर्दियों में, तो इस वजह से कोल्ड क्रीम्स जो हैं वो, उनका नाम भी कोल्ड क्रीम इसी वजह से है कि उसके अंदर ऑयल का कंटेंट ज़्यादा होता है, वाटर का कंटेंट कम होता है। ठीक है, और जब हम उसको लगाते हैं तो क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है या इवेपोरेट हो जाता है स्किन में, एब्जॉर्ब हो जाता है, इन्वायरमेंट में इवेपोरेट हो जाता है। और जो ऑयल कंटेंट है वो हमारी स्किन के ऊपर जो है वो थोड़ी देर तक रहता है, बाद में वो एब्जॉर्ब हो जाता है या रिमूव हो जाता है या हाथ धोने पड़ जाते हैं हमें। ठीक है, तो आपकी वैनिशिंग क्रीम्स जो हैं वो क्या हैं, वो ऑयल इन वाटर है। ठीक है, वाटर कंटेंट ज़्यादा है उसमें, और जो कोल्ड क्रीम्स हैं उसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा है, वो ऑयली होती हैं, उसे याद रख लें। ठीक है, ये आगे हमने एग्जांपल भी पढ़नी है। अच्छा, अब ये मैंने यहाँ पे इतना ज़्यादा लिख दिया है, इसको मैं एक अलग पेज पे मैंने लिखा, मैं वहाँ से समझाती हूँ कि जो हमारी, जब भी हम कोई डोजेज फॉर्म बनाते हैं तो हमारे पास जो फाइनल डोज आती है ना, प्रोडक्ट आती है, वो किसी न किसी फॉर्म में आती है। अब मिसाल के तौर पर आप एग्जाम्पल मैं आपको दूँ कि मैंने आपको कहा, हाँ अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दी क्रीम्स की। ठीक है, हमने अभी पीछे पढ़ा कि हम जो है वो 2 लिक्विड यूज़ कर रहे हैं, एक हम यूज़ कर रहे हैं जी ऑयल, और एक हम यूज़ कर रहे हैं वाटर, लेकिन क्रीम तो हमारे पास लिक्विड तो नहीं है, एंड प्रोडक्ट हमारे पास वो क्या है, सेमी सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड, ये फेजेस आपको पता होनी चाहिए, अगर ये भी नहीं पता तो फिर एफएससी दोबारा करनी पड़ेगी। खैर, वो किस फॉर्म में होती हैं, वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होती हैं।
ठीक है। होता क्या है कि जब हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर अचीव होता है ना, तो हमारी जो अपीयरेंस होती है प्रोडक्ट की वो चेंज हो जाती है कुछ ना कुछ हद तक, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास वाटर कंटेंट कितना है, हमारे पास उसमें ऑयल का कंटेंट कितना है, उसके ऊपर भी बेस कर रहा होता है, ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास क्या आ सकती हैं, लिक्विड फॉर्म में आ सकती हैं या सेमी सॉलिड। इमल्शन की जो फाइनल प्रोडक्ट होगी वो किस में आ सकती है, लिक्विड या सेमी सॉलिड फॉर्म में आ सकती है, ठीक है। ये इसको इस तरीके से यहाँ पर जो है ना इन्होंने अलग अलग करके लिखा हुआ है, इसको अगर इस चार्ट के थ्रू करेंगे तो वो आपके लिए याद करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आप यहाँ से कर लें, यहाँ से कर लें, दोनों आपके लिए ईजी रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने सबसे पहले तो हमने देख लिया ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल क्या होता है। अगर हमारे पास वाटर ये एक्सटर्नल फेज है तो हम इसे ऑयल इन वाटर कहेंगे, वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा और ये कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस ऑफ मैटर कि हमारे पास हमने कहा कि सेमी सॉलिड आती हैं या लिक्विड की फॉर्म में आती हैं। मैंने आपको अभी सेमी सॉलिड की तो एग्जांपल दे दी है, क्रीम और वैनिशिंग क्रीम है, ऑयल कोल्ड क्रीम और वैनिशिंग क्रीम है, ठीक है। अब लिक्विड की एग्जांपल, लिक्विड में हमारे पास आ जाते हैं जो लोशंस हम यूज़ कर रहे होते हैं मॉइस्चराइजिंग के लिए, वो वहीं से एग्जांपल ले लें। जो लोशंस होते हैं वो क्या होते हैं, सेमी सॉलिड और लिक्विड जो है उसमें डिफरेंस होता है ना, लिक्विड फ्लो करते हैं, सेमी सॉलिड फ्लो नहीं करती। कभी देखें वैनिशिंग क्रीम खुद ही बहती जा रही हो, नहीं होता। लिक्विड लोशन गिर जाए तो वो बहना शुरू हो जाता है या वो फैलना शुरू हो जाता है। तो क्या है, हमारे पास लोशंस भी इमल्शन होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि उसकी जो फेज़ है वो क्या है, लिक्विड है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमने पहले कह दिया कि हमारे पास जो है वो लिक्विड और सेमी सॉलिड ये दो फॉर्म्स हमारे पास अचीव हो रही होती हैं। अच्छा, लिक्विड में एग्जांपल आ जाती हैं लोशंस की, दूसरी एग्जांपल आ जाती है लिनिमेंट्स की। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब लोशन जो है वो ऑयल इन वाटर भी हो सकते हैं, वाटर इन ऑयल भी। कुछ आपने लोशन देखे होंगे वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी होते हैं, ऑयली होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है उसके अंदर जो कंटेंट यूज़ किया गया है कि एक्सटर्नल फेज़ कौन सी है, ठीक। मोस्टली इसके अंदर जो है वो ऑयल इन वाटर होता है, लेकिन वाटर इन ऑयल भी हम बना रहे होते हैं। मोस्टली की बात किया, मतलब ये कि 100% ये कंसेप्ट नहीं है। जबकि हम अगर इसकी तरफ आ जाते हैं सेमी सॉलिड की तरफ, तो उसमें ऑयली क्रीम्स आ जाती हैं और एक्वस, ये AQ का वर्ड जहाँ पे भी होगा वो एक्वस होता है, एक्वस क्रीम्स भी आ जाती हैं, ठीक है। एक्वस क्रीम में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है वैनिशिंग क्रीम की, ऑयली क्रीम में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कोल्ड क्रीम की, ठीक है। इसके अंदर वाटर इन ऑयल, ऑयल कंटेंट कोल्ड क्रीम में मैंने आपको बताया ज़्यादा होता है, और जो वैनिशिंग क्रीम होती हैं उसके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो कम होता है, इसलिए वो जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाती है और स्किन हमें इतनी ज़्यादा ऑयली है वो फील नहीं होती, चिकनाहट फील नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब आप जो एप्लीकेशन है उसकी बेस पे हम क्या, हमने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना लिया ना, हम क्रीमें श्रीमें और वो सारी चीज़ें तो एक एग्जांपल के लिए होगी। अब हमने फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना है तो हमने उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी फोकस करना होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो आपने क्रीम्स देखी होंगी, आप वैनिशिंग क्रीम देख लें, आप कोल्ड क्रीम देख लें, ये क्या कर रहे होते हैं, हम टॉपिकली अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। और लेकिन जो लिनिमेंट्स हैं, लोशंस वगैरह हैं, ये कुछ ऐसे होते हैं जो हम इनकर्व भी कर ले भी रहे होते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इमल्शन होती हैं लेकिन हम उन्हें पेरेंटली भी दे रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी होंगी वो फर्दर हम पढ़ते जाएंगे तो एग्जांपल्स भी आपको क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो आपने सिंपली ये याद रखना है कि जो सेमी सॉलिड होती है ना वो टॉपिकल हम लगा रहे होते हैं। जो हमारे पास सेमी सॉलिड है उसको खाना कोई आसान होता है या उसको पेरेंटल से देना कोई आसान होता है, नहीं होता ना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखें कि जो सेमी सॉलिड होती हैं वो सिर्फ टॉपिकल होती हैं, जबकि जो लिक्विड है वो हम ऑरली भी दे सकते हैं, पेरेंटली भी दे सकते हैं और टॉपिकल भी दे सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से इसकी जो ये हो जाएंगी क्लासिफिकेशन आप टाइप याद कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखते हैं चॉइस ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, ये बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करता है। अगर आपने ये सही चूज़ नहीं किया ना तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड बना हुआ ना या ये जो सिमेट्री बनी हुई है ये टूटेगी तो क्या होगा, ऑयल के मालिक्यूल आके वाटर को कहेंगे जी निकलो, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इस फेज़ में देख रहे हैं तो क्या होगा, वाटर के मालिक्यूल आके ऑयल को निकालेंगे, सेपरेट हो जाएगा, हमारी इमल्शन जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो इमल्सिफाइंग एजेंट जो है उसकी सही चॉइस, अब देखें यहाँ पर हमें और तरह का चाहिए, ये हमारी बनती है वाटर इन ऑयल इमल्शन, ठीक है। हाँ, ये हमारी वाटर इन ऑयल इमल्शन बनती है, वाटर ग्लोब्यूल की फॉर्म में है ना। तो क्या होता है कि अगर हम इमल्सिफाइंग एजेंट इस इमल्शन का यूज़ कर देते हैं तो ये हमारे पास सिमेट्री बनेगी ही नहीं, ठीक है। ये स्पेसिफिक इनकी पीएच होती है, इनका बैलेंस होता है, ये सारा जो है ये बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है आपको फिलहाल। ये देखें कि जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो अगर आपने सही यूज़ नहीं किया तो इंटरफेशियल टेंशन कम नहीं होगी, इंटरफेशियल टेंशन कम नहीं होगी तो ये ग्लोब्यूल नहीं बनेंगे, ये ग्लोब्यूल नहीं बनेंगे, ये सिमेट्री नहीं बनेगी, तो क्या होगा, आपकी इमल्शन नहीं बनेगी। तो ये तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर इंटरफेशियल टेंशन रिड्यूस करने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टी नहीं है तो आपकी जो इमल्शन है वो बेकार है, ठीक है। आपकी जो प्रिपरेशन आपने बनाई है वो किसी काम की नहीं है। अच्छा, पहला तो आ गया कि इंटरफेशियल टेंशन रिड्यूस करनी चाहिए टू इमिसिबल फेजेस के दरमियान। सेकंड क्या होता है कि हमने बना ली इमल्शन, ठीक है। अब इमल्शन बनाई है तो उसे कम से कम हमने 2 साल 3 साल हमने उसे महफूज भी तो रखना होता है। समटाइम हमारे पास जो टेन्योर होता है ना, जो एक्सपायरी डेट होती है वो स्टेबिलिटी की बेस पे होती है कि आपकी प्रोडक्ट कितना स्टेबल रह रही है। अब इमल्शन आपने बनाई, आपने मार्केट में बेचनी है 5 साल के लिए, ठीक है। वो 2 महीने बाद जो है वो उसने जो इमल्सिफाइंग एजेंट है उसने अपने ये सिमेट्री तोड़ दी है, आपकी इमल्शन अलग होगी तो क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगी, 2 महीने ही चलेगी या 3 महीने चल जाएगी या जितना भी वो चलेगी, ठीक है। वो आपने आपका जो रिक्वायर्ड एक्सपायरी टाइम था वो उसने पूरा नहीं किया, शेल्फ लाइफ उसने पूरी नहीं की, तो क्या है, आपका इमल्सिफाइंग एजेंट ठीक नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि
हमारा जो इमल्सिफाइंग एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी इमल्शन में, वो इस तरह का होना चाहिए कि वो आफ्टर डिस्पर्शन उसको डिस्ट्रीब्यूटेड रखें, ठीक है, उसको इकट्ठा ना होने दें। जैसे ही ये सिमेट्री टूटी, आपके जो ऑयल के मॉलिक्यूल हैं वो उनकी इंटरफेशनल टेंशन वापस रिवाइव हो जाएगी और वापस में जाके मिल जाएंगे, और उससे हमारे पास कुछ इस तरह का मिल के बड़े ग्लोब्यूल बना देंगे, ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। ये आगे मैं आपको सारा डिटेल में समझाती हूँ कि ये जो है ना डिफरेंट स्टेबिलिटी इश्यूज़ जो आ रहे होते हैं इमल्शन में वो क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर ये आपका जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो आपने अच्छा यूज़ नहीं किया तो वो इश्यूज़ हमारे पास जो है वो अराइज हो रहे होते हैं, उसको हम वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। ज़ाहिर है अगर हमने स्किन पे लगाना है या हमने उसको पेरेंटरली देना है या किसी भी मतलब हम ह्यूमन के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, तो टॉक्सिक होगा तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम करेगा। केमिकल कंपैटिबिलिटी कहीं पे भी आप कोई भी इंग्रेडिएंट किसी भी फॉर्मुलेशन में यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ इमल्शन में नहीं, किसी भी फॉर्मुलेशन में आप जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे होते हैं वो केमिकली कंपैटिबल होना कंपलसरी होते हैं। जहाँ कुछ ना याद हो रहा हो यहाँ वहाँ ये लिख देना कि केमिकल कंपैटिबिलिटी होना कंपलसरी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि हमारे पास जो है ना कंसिस्टेंसी, हमने देखा पीछे कि कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ जो है वो सेमी सॉलिड होते हैं। हमें जो फाइनल प्रोडक्ट थी वो सेमी सॉलिड फॉर्म में चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ कि हमने अपने कंटेंट इस तरीके से इस्तेमाल किए कि हमारे पास सेमी सॉलिड फॉर्म में नहीं आया, हमारे पास लिक्विड फॉर्म में आ गया, या बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया। तो क्या है कि हमारे पास जो है ना वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं होता है। क्राइटेरिया जो हमारे पास हम चाह रहे थे वो हमें अचीव नहीं हो रहा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी जो है वो हमें लाजमी दे। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इसके प्रिपरेशन के मेथड्स। अच्छा, अब ये जो हमारे पास है ना प्रिपरेशन, हमने इमल्शन हर चीज़ को बनाने का ना एक तरीका होता है। जैसे हमने पीछे सिरप्स का पढ़ा था, सस्पेंशन का पढ़ा था। अगर आप उस तरीके से नहीं बना रहे तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो फाइनल हमें वैसी अचीव नहीं होती, ठीक है। उसको अचीव करने के लिए क्या करना होता है कि हमने एक प्रॉपर तरीके से जो है उसको बनाना होता है। अब हमारे पास इमल्शन जो है, इमल्शन बनाने के लिए जो है ना 3 मेथड यूज़ हो रहे होते हैं। इसमें आपने ये नाम याद रख लेने हैं, ड्राई गम, वेट गम, ये याद रखें, ड्राई गम, वेट गम और बॉटल, ठीक है। अच्छा, अब ये वाले नाम जो है ना ये आपको याद रहेंगे इसके मेथड को याद रखने के लिए, इसके अंदर हम जो तरीका इस्तेमाल कर रहे होंगे ना उसके लिए। लेकिन ये वाले नाम जो है ना ये आपको एमसीक्यूज़ में आते हैं, ये आपसे क्वेश्चंस वो पूछेगा कि ड्राइगम मेथड का दूसरा नाम क्या है, ये कॉन्टिनेंटल मेथड कौन सा है। अब आप उसमें अब आप फिर कंफ्यूज होंगे कि ड्राइगम था या वेटगम था। तो ये आपने याद कर लेना है, ड्राइगम जो है वो कॉन्टिनेंटल मेथड है, वेटगम जो है उसे इंग्लिश मेथड भी कहते हैं, बॉटल मेथड जो है उसे हम फ्रॉब्स बॉटल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। ये नाम जब याद कर लिया। अच्छा, अब इसमें ना 3 जो मेथड्स हैं वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। जो 3 मेथड यूज़ हो रहे होते हैं ना इसमें जो है वो कन्फ्यूजन होती है। इसमें आपने ना एक दो चीज़ें जो हैं वो स्पेसिफिकली याद कर लेनी है, उसको आप अपने अल्फाज में भी लिख के आ जाएंगे तो चल जाएगा। अब उसमें जो है ना अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपने रखनी है। सबसे पहले ना एक चीज़ याद रखें, प्राइमरी इमल्शन, ठीक है। 3 दफ़ा लिख लेते हैं। आपकी ये जो प्राइमरी इमल्शन है ना ये तीनों में बननी है, ठीक है। आपने ये बनानी है तीनों में, वो डिफरेंट तरीके से बनानी है। सबसे पहले हम आ जाते हैं ड्राई गम मेथड पे। ड्राई गम मेथड में हम क्या करते हैं, हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या क्या थे। एक हमारे पास ऑयल फेस थी, एक हमारे पास वाटर फेस थी, ठीक है, और एक हमारे पास इमल्सिफाइंग एजेंट था, ठीक है। इसको, ठीक है। अच्छा, अब सारी गेम ना इन 3 चीज़ों की है। बाकी आपने स्टेबलाइजिंग एजेंट डालने हों कोई, आपने उसके अंदर, अब देखें ऑयल एंड वाटर अगर बनानी है तो वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, वाटर इन ऑयल बनानी है तो ऑयल कंटेंट ज़्यादा होगा। वो जो जितना भी वॉल्यूम मेकअप करना होगा ना वो हम इसके बाद करेंगे। पहले आपने सिर्फ ये 3 चीज़ें याद रखनी है कि ऑयल फेज़ है, वाटर फेज़ है और इमल्सिफाइंग एजेंट है, ठीक है। अब ड्राई गम मेथड को देखते हैं। जो ड्राई गम मेथड है ना इसमें क्या होगा कि आप सबसे पहले इन तीनों में ही ले लेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट और इमल्सिफाइंग एजेंट। ये आपको इकट्ठा इसलिए करके दे रही हूँ ताकि जो है वो ये इजीली याद हो जाएगा इस तरीके से आपको मेथड। और थर्ड पे आ जाता है हमारे पास वाटर मेथड, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट तीनों में जाने, तीनों में मतलब तीनों में ये तीनों चीज़ें जाएंगी इमल्सिफाइंग एजेंट, बस उसकी जो तरतीब है ना वो मुख्तलिफ हो जाएगी, अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। ड्राई गम मेथड है, मतलब ये कि इसमें ड्राई का मतलब क्या होता है, जो चीज़ ड्राई हो जाती है उसके बारे में हम कहते हैं इसमें पानी नहीं है, ठीक है। हमने क्या करना है, इमल्सिफाइंग एजेंट को ऑयल के साथ मिक्स कर लेना, ठीक है। इसको हमने जब हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी ए। जब हमारे पास ए प्रोडक्ट आ जाएगी इसमें हम फिर ऐड करेंगे वाटर। जब हम वाटर ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो आएगी बी। ये जो बी आएगी इसे हम कहेंगे ये हमारी प्राइमरी इमल्शन है, ठीक है। इमल्सिफाइंग एजेंट लेंगे, उसमें वाटर ऑयल ऐड करेंगे, ठीक है, ड्राई गम में ऑयल ऐड करेंगे, हमारे पास एक प्रोडक्ट आ जाएगी ए। ये जो ए आएगी इसमें फिर हम वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास प्राइमरी इमल्शन आ जाएगी। इसको यहीं तक देखें, इसके बाद हम आ जाते हैं वेट गम पे, ठीक है। ये अभी कंप्लीट नहीं हुई,
फिर हम आ जाते हैं वेट गम पे। वेट गम में हम क्या करेंगे कि इमल्सिफाइंग एजेंट ले लेंगे, इसके साथ क्या ऐड करेंगे, वेट है ना, इसको हम गीला करेंगे, सिंपल याद रख लें। वाटर ऐड कर देंगे, वाटर ऐड करके हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो ए है, ठीक। अब इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड हो गया, हमारे पास वाटर जो है वो ऐड हो गया, रह क्या गया, ऑयल रह गया। इसको हम ऑयल ऐड कर देंगे, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखनी है, अगर ऑयल हम जब डालते हैं ना तो थिक होती है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि हम फिर वाटर से उसको डाइल्यूट कर लेते हैं, बल्कि इसको ना ही याद रखें, आप सिंपल इतना लिख दें इमल्सिफाइंग एजेंट, उसके अंदर वाटर ऐड कर देंगे, हमारे पास ए प्रोडक्ट आ जाएगी, उसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑयल ऐड करेंगे, ट्रिचुरेट करते रहेंगे और हमारे पास फाइनल जो है वो बी आ जाएगी। बी हमारी क्या है, प्राइमरी इमल्शन है, ठीक है। अच्छा, अब जो फ्रॉक बॉटल मेथड है, जब हमारा हमने ये देख लिया कि हमने पहले ऑयल डाल लिया, अब हमने वाटर डाल लिया, अब हम क्या करेंगे, ऑयल और वाटर दोनों डाल के यहाँ पर क्या होता है कि जो फ्रॉक बॉटल मेथड है ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम ले लेते हैं ऑयल और इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। अब इसमें ना बेसिकली क्या होता है कि अब आप कहेंगे कि ये वाला और ये वाला ये तो सेम है, ये सेम नहीं है, इसमें डिफरेंस है। ये वाले जो ऑयल है ना, ये बेसिकली है वॉलेटाइल, ठीक है। वॉलेटाइल ऑयल कौन से होते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाते हैं। अब एक ऑयल है, उसने रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाना है, हमने उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, उसको मोटर एंड पेसल में ट्रिचुरेट करना है, उस दौरान तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। जो हमारी फाइनल प्रोडक्ट बनी थी उसमें तो ऑयल कुछ बचेगा ही नहीं, फिर हम जितना मर्जी डालते हैं वो इवेपोरेट होता रहेगा। और हमारे पास जो हमें क्वांटिटी चाहिए थी ना, फॉर एग्जांपल हमें उसके 10 ml चाहिए थे, हमने कहा जी इसमें इवेपोरेट होना है, हम इसमें 20 ml डाल देते हैं, हमें क्या पता 20 ml में से कितना इवेपोरेट हो गया, क्या पता सारा ही इवेपोरेट हो जाए। अब उस मसले को हल करने के लिए ये मेथड इन्वेंट किया गया था। क्या करते हैं कि एक बोतल ले लेते हैं, एक बोतल ले ली, ठीक है, इसमें हमने इमल्सिफाइंग एजेंट डाल दिया, इसमें हमने जो है वो ऑयल डाल दिया, ऑयल डालने के बाद हमने इसका जो है वो लिड बंद कर दिया, लिड बंद करने के बाद हमने इसको जो है वो शेक किया, अच्छे तरीके से शेक करना है। शेक करने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो ए आएगी, ठीक है। इसी बॉटल के अंदर हमने वाटर ऐड किया, वाटर ऐड करके फिर हमने शेक किया, शेक करने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट आई वो आ गई हमारी प्राइमरी इमल्शन। अब आप कहेंगे कि जी हमने इस बॉटल में से निकालेंगे तो ये इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो इमल्सिफाइंग एजेंट है उसने अपनी सिमेट्री बना ली हुई है, अब वो उसके मॉलिक्यूल को या ग्लोब्यूल्स को क्या होगा, इवेपोरेट नहीं होने देगा। तो जो प्रेपरेशन का प्रोसीजर होता है ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं, बॉटल यूज़ करते हैं, उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट ड्राई गम वाला ही हमने वो सारा यूज़ करना होता है। हाँ, इसके अंदर जो क्वान्टिटीज़ है ना वो डिफरेंट हो रही होती हैं, वो बताते हैं, ठीक है। अच्छा, अब तीनों में हमारे पास आ गई इमल्सिफाइंग एजेंट, बाकी हमने जितने भी एक्सीपिएंट्स या वॉल्यूम मेकअप के लिए हमें रिक्वायर्ड आइटम्स है ना, वो हमने ऐड करने हैं और हमारी फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगी। यहाँ पर भी ऐसे ही है, यहाँ पर भी ऐसे ही, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में अब यहाँ से जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए कि जो तीनों मेथड्स हैं उसमें डिफरेंट क्या है। जो ड्राई है उसमें पानी बाद में डालना है, हमने पहले उसे ड्राई रखना है, ठीक है। जो वेट का मेथड है उसमें हमने पहले पानी, सबसे पहले हमने उसे वेट ही करना है, हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट जो उसमें हमने पानी डालना है सबसे पहले, ठीक है। और जो बॉटल मेथड है वो और ड्राई गम एक जैसा है, उसमें सिर्फ ये करना है कि हमने ऑयल और इमल्सिफाइंग एजेंट को डाल के बॉटल में डाल देना है, उसको शेक करना है, शेक करने के बाद वाटर ऐड करना है, फिर शेक करना है, फिर हमारी प्राइमरी इमल्शन आ जाएगी, उसमें जो है वो हम एक्सीपिएंट वगैरह ऐड करके जो है वो फाइनल प्रोडक्ट हमारी बन जाएगी, ठीक है। ये 3 मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम अपनी जो इमल्शंस हैं उनको बना रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें ये जितना बता दिया, अगर इतना लिख दें ये सफिशिएंट है। इसमें एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद करने वाली, वो इनकी कंसंट्रेशन है, कि जो कंसंट्रेशन है कि जो हमने ऑयल, इमल्सिफाइंग एजेंट और वाटर डालना है उसकी क्वांटिटीज़ कितनी होंगी, इनके पोर्शंस कितने होंगे। हम क्या करेंगे कि ये रेशो जो है ना ये आपने याद रखनी है, 4:2:1, ठीक है। और इसमें हमने 4:4:2 ये याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये एक जैसे थे ना, इसमें भी हम पहले क्या कर रहे थे कि पहले ऑयल और इमल्सिफाइंग एजेंट को वो कर रहे थे, और इसको भी पहला डिफरेंस क्या आ गया कि इसमें बॉटल यूज़ हो रही है, इसमें बॉटल नहीं यूज़ हो रही, इसमें वोलेटाइल ऑयल यूज़ हो रहे हैं, इसमें वोलेटाइल ऑयल यूज़ नहीं हो रहे, ठीक है। तीसरी जो डिफरेंस आ जाती है वो कंसंट्रेशन की है कि ऑयल जो है वो हमारे पास 4 पार्ट्स आ जाएगा, 2 पार्ट्स हमारे पास वाटर आ जाएगा और 1 पार्ट जो है वो इमल्सिफाइंग एजेंट हमें थोड़ा ही चाहिए होता है मोस्टली, ठीक है। तो इमल्सिफाइंग एजेंट 1 आ जाएगा, ऑयल, वाटर और इमल्सिफाइंग एजेंट की रेशियो। अब हमने जितना भी डालना है ना, फॉर से ये हमारी बेसिक रेशियो आ गई है प्राइमरी इमल्शन की। अब हमने इसके अंदर फर्दर कुछ भी ऐड करना है तो हम इसी फॉर से हम कहते हैं कि हमने ये 1 पार्ट बन रहा है, हम कहते हैं हमने 10 पार्ट्स बनाने हैं, तो हम ऑयल की क्वांटिटी को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 10 × 4 × 40, और 2 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा, ठीक है। कंसंट्रेशन हम उस हिसाब से मैनेज कर लेंगे, लेकिन ये रेशो यही रहेगी। अगर 40 पार्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं ऑयल के तो क्या करेंगे, 2 पार्ट्स हम यूज़ करेंगे उसके वाटर के, ठीक है, और 1 पार्ट जो है वो इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज़ हो रहा होगा। बाद में जब हमारी प्राइमरी इमल्शन बन जाएगी तो फिर जितनी हमें रिक्वायर्ड होगी वो चीज़ें हम बाद में उसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। और जो अगर हम बॉटल मेथड यूज़ कर रहे हैं तो ऑयल 4, जो वाटर है वो भी 4, और जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो 2 की रेशो में यूज़ हो रहा होता है।
अच्छा, अब ये इन्होंने दोबारा जो है वो इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो इमल्शन की स्टेबिलिटी है वो डिपेंड किस पे कर रही होती है, वो इमल्सिफाइंग एजेंट पे। इमल्सिफाइंग एजेंट जो है उसके लिए कंपलसरी है कि जो इमल्शन बन गई है उसे उसके ओरिजिनल करैक्टरिस्टिक्स मेंटेन रखे और उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन रखें, उसको ग्लोब्यूल की फॉर्म में रखें। अच्छा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो ये है कि हमारे पास जो इमल्शंस है ना, इनके साइजेज़ होते हैं। ये जो हमारी एडवांस फार्मास्यूटिक्स है उसमें हम पढ़ रहे होते हैं कि नैनो इमल्शंस होती हैं, माइक्रो इमल्शंस होती हैं, सिंपल इमल्शंस होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि ग्लोब्यूल जो हम बना रहे थे ना उसका एक स्पेसिफिक साइज़ था, ठीक है, 1 नैनोमीटर फोर्स है, ठीक है। दूसरा हमने ग्लोब्यूल लिया वो उससे भी छोटा है, फॉर एग्जांपल ये हमने लिया, ये थोड़ा बड़ा है, 1 माइक्रोमीटर कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, इनकी बेसिस पे जो इनकी एब्जॉर्प्शन होती है, इनकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनकी जो ये होती है, क्या इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी, वो इन चीज़ इसके साइज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसका जो साइज़ है वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो साइज़ हमें अचीव नहीं हुआ है तो हमारी इमल्शन जो है वो रिक्वायर्ड हमें नहीं थी, वो गलत हमने बना लिया, या अगर बना ली है और वो साइज़ मेंटेन नहीं हुआ, वो साइज़ बड़ा हो गया, तो क्या होगा। अब जैसे हमारे पास ये हम साइज़ की बात कर रहे हैं ना, तो हमारी जो स्किन है उससे एब्जॉर्प्शन जो है वो साइज़ की बेस पे हो रही थी। हमारी स्किन के अंदर पोर्स होते हैं, पोर्स से हमारी स्किन के पोर्स से जो इमल्शन ग्लोब्यूल का साइज़ था वो गुजरना था 1 नैनोमीटर, ठीक है। नैनोमीटर होता है छोटा और माइक्रोमीटर बड़ा होता है। हमने इमल्शन बनाई नैनोमीटर में। उसके बाद क्या हुआ कि वो स्टेबल नहीं रह सकी, वो ग्लोब्यूल इकट्ठे हो गए और उन्होंने माइक्रोमीटर की इमल्शन बना दी। तो हमने जिस एप्लीकेशन के लिए उसे बनाया था, जहाँ पर हम उसे अप्लाई करेंगे, वो हमें अगर साइज़ अचीव नहीं होगा तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो सकेगी, पेनिट्रेट ही नहीं हो सकेगी। तो इस वजह से साइज़ जो है वो मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब इसमें आ जाता है जो हमारे पास ये है, अच्छा, अब ये जो है ना, ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो इमल्शंस हैं उसके डिफेक्ट्स क्या होते हैं, उसकी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से इमल्शन डीस्टेबलाइज हो जाती है, ठीक है। अब उसमें हमारे पास जो है वो 4 तरह के जो है वो डिफेक्ट्स आ रहे होते हैं। इसमें हम वन बाय वन करके इनको देख लेते हैं। ये आपने अपनी आम रूटीन में जो है ना लाइफ में देखे हुए हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी नया नहीं है, इसको सिंपल जो है वो अंडरस्टैंड करना है आपने कि हो क्या रहा है। अगर आपने इसकी जो फिनोमेना है उसको अंडरस्टैंड कर लिया तो ये आपको सिर्फ नाम याद रखें, उसके अंदर कॉन्सेप्ट लिखें और उस चीज़ को जो है ना वो आपको जो है वो क्लियर हो जाएगी आपको। कोलिसेंस, क्रीमिंग या सेडिमेंटेशन, क्रैकिंग, इनके नामों में ही जो है वो एक्सप्लेनेशन है, और फ्लोकुलेशन, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कोलिसेंस। कोलिसेंस में क्या होता है, कोलिसेंस का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा जो ग्लोब्यूल्स हैं, ये हमारी नॉर्मल इमल्शन है, ठीक है। इसमें क्या है, ये ग्लोब्यूल है, ये है, ये है। अगर ये आपस में ये और ये 4 ग्लोब्यूल आपस में मिले और एक बड़ा ग्लोब्यूल बना दिया तो क्या होगा, हम इसे कहेंगे कोलिसेंस हो गई है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नैनोमीटर की हमने इमल्शन बनाई, वो इकट्ठे हो गए, ग्लोब्यूल इकट्ठे हुए। वो होता क्यों है, क्योंकि इनके अंदर जो इंटरफेशियल टेंशन जिसने मेंटेन की हुई थी इमल्सिफाइंग एजेंट, वो क्या हो गया, वो टूट गया, या उसकी जो सिमेट्री थी वो ख़राब हो गई, या किसी भी वजह से वो लूज़ हो गया, तो क्या होगा, ये आपस में जाके मिल गए, ये 4 जो है ये आपस में मिल गए, यहाँ पे कुछ जाके आपस में मिल गए, तो ये इस टाइप का जो है वो स्ट्रक्चर बना देंगे। ये वाला जो स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, इसको हम कहते हैं कि इन्होंने कोलिसेंस कर लिए, ठीक है। यहाँ पर ग्रो टुगेदर टू फ्यूज़, आपस में मर्ज हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है क्रीमिंग या सेडिमेंटेशन। आपने कभी देखा है आपका, अच्छा, इमल्शन की सबसे जो कॉमन एग्जांपल है ना हमारी डेली लाइफ की, वो मिल्क है, लिक्विड इमल्शन। ये कुदरती हमें जो है वो जो मिल्क है ये हमें कुदरती तौर पे इमल्शन की फॉर्म में मिल रहा होता है। ये नेचुरल इमल्शन की एग्जांपल है। ये हमेशा याद रखना है कि ये अक्सर पूछा भी जाता है क्वेश्चन, कोई भी नेचुरल इमल्शन की एग्जांपल बताएं, तो क्या है उसकी एग्जांपल है मिल्क। अच्छा, अब जो दूध है उसे आप पकाते हैं, पकाने के बाद आप उसे रख देते हैं, उसके ऊपर क्या होती है, क्रीम आ जाती है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि आपकी इमल्शन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होती है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। ये बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपकी कोई भी इमल्शन है, ऑयल इन वाटर है, वाटर इन ऑयल है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, कोई भी है, आप उसे हीट अप करेंगे, आप उसे टेम्परेचर में रखेंगे, एक्सेसिव टेम्परेचर में, तो क्या होगा, वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी। उसका जो सिमेट्री इमल्सिफाइंग एजेंट ने बनाई हुई थी वो टूट जाती है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, हम दूध को जब उबालते हैं तो क्या होता है कि उसकी वो जो स्टेबिलिटी थी वो डिस्ट्रॉय होती है। डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या होता है कि जो क्रीम है वो ऊपर आ जाती है, ठीक है। अच्छा, जब क्रीम ऊपर आ जाती है तो क्या होता है, हम इसे कहते हैं कि क्रीमिंग हो गई है, हमारी जो इमल्शन थी वो टूट गई है, इमल्सिफाइंग एजेंट जो है उसकी सिमेट्री टूट गई है, उसने स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं किया और आपकी जो इमल्शन थी वो क्या हो गई है, ऊपर वाली लेयर पे आ गई है। अच्छा,
अब कभी कभी ये होता है कि कुछ चीज़ों में हमारे पास क्या होता है कि ये जो फैट्स के मॉलिक्यूल है ना, इनकी डेंसिटी अगर ज़्यादा होती है नीचे बैठ जाते हैं। ये ऊपर गए हैं ना तो क्या होता है कि ये यहाँ पर नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं। इसे हम सेडिमेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसके लिए भी वैसे अक्सर सेडिमेंटेशन का वर्ड यूज़ होता है, जो ऊपर चली जाती है। मोस्टली हम क्रीमिंग का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जो प्रॉपर वर्ड है वो क्रीमिंग का है, ठीक है। अपवर्ड और डाउनवर्ड सेडिमेंटेशन और मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स ग्लोब्यूल इन द कंटिन्यूस फेज। कंटिन्यूस फेज नीचे रहेगी, आपकी जो ये थी डिस्पर्स फेज थी, ऑयल थे, वो क्या चले गए, ऊपर चले गए। अगर ये हमारे डिस्पर्स फेज जो है वो ऑयल है तो हम इसे क्या कहेंगे, वाटर है। ये अपनी मिल्क की मैंने एग्जांपल दी है कि क्रीमिंग में सुपरफिशियल ऊपर वाली लेयर पे चले जाते हैं, ठीक है। अगर हमारी इमल्शन जो है वो है, ये ऑयल इन वाटर की एग्जांपल हो गई मिल्क, ठीक है। अगर हमारी वाटर इन ऑयल है तो यहाँ पर क्या आ रहा होगा, ये वाटर होगा और ये नीचे क्या है, ऑयल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्रैकिंग और ब्रेकिंग, उसमें क्या होता है कि जो इंटरनल फेज़ है इमल्शन की, उसमें सेपरेशन हो जाती है। जो क्रीमिंग है ना, क्रीमिंग में ग्लोब्यूल बना रहेगा, ग्लोब्यूल नहीं टूट रहा। कोलिसेंस में भी इकट्ठे ज़रूर हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर है तो सही ना, ये जो थी ना यहाँ पर, ये 4 ग्लोब्यूल के गिर्द थी, 4 से 5 के गिर्द थी। अब ये सारी इकट्ठे होकर इसके गिर्द इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करके ग्लोब्यूल बनाए रखेंगे। क्रीमिंग में भी ये ऊपर आ जाएगी लेकिन ग्लोब्यूल बना रहेगा, ठीक है। लेकिन ब्रेकिंग में क्या होता है, ब्रेकिंग में ये ग्लोब्यूल टूट जाते हैं, समझ आ रही है। ग्लोब्यूल टूटेंगे और एक सीधी फ्लैट लेयर जो है वो ऊपर बना देते हैं, इसे हम कहते हैं ब्रेकिंग, ठीक है। और हमें डोमिनेंट किस्म की जो है वो 2 सेपरेट लेयर्स जो है वो मिल रही होती हैं। फ्लोक्यूलेशन में क्या होता है, अच्छा अब इसमें डिफरेंस देख लेना। कोलिसेंस में क्या हुआ था, ये 4-5 मॉलिक्यूल ग्लोब्यूल मिले, उन्होंने क्या किया, एक बड़ा ग्लोब्यूल बनाया। ये आपस में यहाँ पर तो मर्ज हो गए, यहाँ पर जो है वो सिमेट्री है उसकी इमल्सिफाइंग एजेंट की, ठीक है। लेकिन फ्लोक्यूलेशन में क्या होता है, ग्लोब्यूल ना पास पास हो जाते हैं। ये जो दरमियान का डिफरेंस था ना, ये ख़त्म हो गया, इकट्ठे इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन क्या है कि इनके इर्द गिर्द जो लेयर है ना इमल्सिफाइंग एजेंट की, वो अभी भी है। उसके दरमियान जो गैप था वो कम हो गया, आपस में मर्ज नहीं हुए, फ्यूज़ नहीं हुए। यहाँ पर वर्ड था फ्यूज़ का, फ्यूज़ हो जाते हैं कोलिसेंस में। फ्लोक्यूलेशन में क्या होता है कि एक कहते हैं ना, वो बना लेते हैं, जमघटा सा बना लेते हैं कि कुछ यहाँ इकट्ठे हो गए, कुछ यहाँ, इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई। यहाँ पर क्या थी, इवन थी। ये हमारी नॉर्मल इमल्शन है, गुड इमल्शन है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर देखें, है नहीं है, यहाँ पर है नहीं है, इस जगह इकट्ठे हो गए हैं, कुछ इस जगह। ये इन्होंने क्या कर दिया, इस एग्रीगेट को जो है ना वो फ्लोक्यूल कहते हैं। यहाँ एग्रीगेशन है, यहाँ फ्यूजन है, ठीक है, मर्ज हो गए हैं आपस में। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये याद रखनी ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने बता दी कि टेम्परेचर जो है वो जब बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या होता है, इमल्शन जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाती है, ठीक नहीं रहती, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे जो हमारे पास ये इसके अंदर वाटर कंटेंट होता है ना, तो वाटर कंटेंट की वजह से इसमें मोल्ड्स का, यीस्ट का, बैक्टीरिया वगैरह का जो है वो अटैक होने के चांसेस रहते हैं इसमें। और उसकी वजह से क्या होता है कि इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो ख़राब होता है। हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट जो है ये हमारा बड़ी सेंसिटिव चीज़ है, ये बड़ा लाडला किस्म का जो है हमारा एजेंट है, और ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। अगर कोई भी किसी किस्म का बाहर का बंदा आगे जो है ना वो एंटर हो जाए इमल्शन के अंदर, तो ये नाराज़ हो जाता है, और नाराज़ होने के बाद ये अपनी जो इसने सिमेट्री बनाई हुई होती है उसको ख़राब कर देता है, ये खुद भी ख़राब हो जाता है। यहाँ तक हो गया आपकी इमल्शन। और इसके बाद हम जो है वो लोशंस और लिनीमेंट्स, डिफरेंट चीज़ें जो है वो आगे हम पढ़ रहे होंगे। ये हमारा डिस्पर्स सिस्टम्स चल रहे हैं और ये आगे अभी कंटिन्यू रहेंगे। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके अंदर देखेंगे, लोशंस क्या होते हैं, लिनीमेंट्स क्या होते हैं। आज तक के लिए इतना काफ़ी है आपके लिए।